नमस्कार दोस्तों, मैं खंड शिक्षा अधिकारी आराधना अवस्थी आपके सामने हूँ अपने चैनल सक्सेस मंत्रा बाई आराधना में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है अदर वीडियो से। इसमें मैंने कुछ प्रयास किया है आप लोग के क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का, और 4-5 लोग मैंने इसमें सेलेक्ट करे हैं जो कमेंट में क्वेश्चंस पूछते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से अलग अलग रिप्लाई कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैंने एक वीडियो में 4-5 नाम सेलेक्ट करे हैं, और अगले वीडियो में फिर 4-5 नाम सेलेक्ट करूँगी। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, और मुझे लगता है कि इससे आपका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और थोड़ा सा वीडियो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। तो ये पहला नाम जो मैंने सेलेक्ट किया है ये वंदना देवी हैं। ये पूछ रही थी कि कितने घंटे पढ़ाई करने से सब्जेक्ट कवर होता है। तो वंदना जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी स्टडीज़ को घंटे में मत आकिए। देखिए, हो सकता है कि आप 4 घंटा पढ़ाई करें और उसमें से आपको कुछ भी बेनिफिट ना मिले, और हो सकता है आप 1 घंटा पढ़ाई करें, उसमें आपका कंटेंट इतना अच्छा हो कि आपको वो 1 घंटा गेम चेंजर बन जाए आपके लिए। तो घंटे ना आके आप ये देखिए कि आप क्या कंटेंट पढ़ रही हैं। जैसे हिस्ट्री है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हिस्ट्री का बहुत ब्रॉड सिलेबस है, एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। और आप मान लीजिए एंशियंट बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, उसमें से आपको बहुत कम क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप मॉडर्न बहुत कम पढ़ रही हैं, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमेशा अपने सिलेबस में ये सिलेबस को दिमाग में रख के पढ़िए। आप जब भी स्टडी करिए तो आपके सामने हमेशा बैक ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, कि किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस आपके सामने ज़रूर होने चाहिए पढ़ाई करते समय। उनके ऑब्जेक्टिव भी रखिए कि कैसा पूछा जा रहा है। मान लीजिए आज आप एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत मान लीजिए तैयार कर रहे हैं, तो आपको उसमें देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप करे गए। तो अपनी स्टडीज़ जब आप करिए, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रख के फोकस करिए कि इसका आंसर मुझे किस तरीके से देना होगा, इसमें कितना कंटेंट मैं लिखूं कि ये आंसर जो है कंप्लीट हो जाए। तो हमेशा जो है क्वेश्चन पेपर और किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये आपके सामने होना चाहिए पढ़ाई के टाइम पे। उस पर किस तरीके के ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप 2 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आपने मेथड, आपका जो वे ऑफ स्टडी है वो बहुत अच्छा है, तो वो 2 घंटे भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आपका वे ऑफ स्टडी नहीं सही है तो आप 7 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आपको जो है हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या कंटेंट मैं पढ़ रही हूँ, और कैसे कितना जो है वो बेनिफिशियल है मेरे एग्ज़ाम के लिए। देखिए, हमें यहाँ पर पीएचडी नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम बीट करना है। तो हमेशा जब भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, उसका पैटर्न हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न से ज़्यादा पूछा जा रहा है तो मॉडर्न आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। पूरी हिस्ट्री कोई नहीं कवर कर सकता, इतना ब्रॉड सिलेबस है। आप मॉडर्न पे इतना फोकस करिए कि एक भी क्वेश्चन आपका मॉडर्न से गलत ना हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, या कुछ चैप्टर, सारे चैप्टर आप कभी नहीं कवर कर सकते कि सोचे कि मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप हमेशा सेलेक्टेड स्टडी करिए और उसी का रिवीजन करिए। बहुत सारी बुक्स फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जो भी 1-2 बुक आपको अच्छी लगती हों, जिसमें आपको समझ में आती हों, आप उन्हीं को फॉलो करिए, और उन्हीं का रिवीजन बार बार एक चीज़ पढ़ने से आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। इन कंपैरिजन टू आप बहुत सारी बुक्स ले आइए, बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए, उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमें कभी भी अपनी स्टडीज़ को घंटे में मत आकिए। कंटेंट देखिए कि मैंने आज क्या कंटेंट प्रिपेयर करा, कि अब ये कंटेंट मुझे जो है दोबारा पढ़ने की भी रिवीजन तो हमेशा मस्ट ही होता है, कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इतने अच्छे से पढ़ लीजिए
कि उसके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। आप देखिए बैक ईयर क्वेश्चंस उठा के कि इस चैप्टर से किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैंने उनको कितना उसमें कंटेंट डाला है, कोटेशंस डालिए। तो ये सब चीज़ें लिमिटेड चीज़ों पे फोकस करिए इन कंपैरिजन टू कि आप बहुत ब्रॉड पढ़ें, बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लें, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है वंदना जी, आपको उम्मीद है अपने क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। नेक्स्ट मैंने नाम लिया है छाया शर्मा। छाया शर्मा पूछ रही हैं कि आंसर शीट कैसी आती है बीओ में, जिसमें लिखना होता है। तो देखिए प्री के लिए तो सबको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसकी तो आंसर शीट का कोई मतलब नहीं। मैं मेंस का बता रही हूँ कि मेंस की जो आंसर शीट होती है बिल्कुल पीसीएस मेंस की तरह ही होती है। आपको प्लेन शीट मिलती है, काफ़ी मोटी होती है, अच्छे खासे उसमें पेजेस होते हैं और दोनों साइड में मार्जिन होता है और क्वेश्चन जो है वो प्रिंटेड रहता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन 1 है, आप उसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। आपको उतने ही लिमिटेड स्पेस में अपना आंसर देना होगा। वो उसी हिसाब से उनका फ्रेमिंग रहती है कि 5 मार्क्स का है तो आपको कितना स्पेस प्रोवाइड कराना है और 2 मार्क्स का है तो आपको कितना स्पेस देना है, 10 मार्क्स के लिए कितना स्पेस चाहिए, जिससे कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कहानियाँ ना लिखने लगें और 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो जाए। तो वो सब कुछ फिक्स रहता है उसमें। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले से ही कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मुझे इस आंसर को इतना, उसमें वर्ड्स मेंशन रहते हैं कि वर्ड लिमिट इतनी होनी चाहिए। तो आपकी जो आंसर प्रैक्टिस आप करिए वो हमेशा वर्ड लिमिट्स को, वर्ड काउंट कैसे करे जाते हैं, आप वहाँ आंसर लिखने के बाद में वर्ड काउंट नहीं करेंगे। एक एवरेज जो होता है कि जैसे आपकी राइटिंग है कि एक लाइन में आप 5 वर्ड्स लिख रहे हैं और उस पेज में कितनी लाइंस आ रही हैं, तो इस तरीके से काउंटिंग होती है। और उसमें कोशिश करिए कि 2 मार्क्स में ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट भर रहे हैं, छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना दूर दूर लिखें कि वो वर्ड्स ही ना कवर हो पाए। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ तभी होगा जब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी कि कितने वर्ड्स में मुझे कवर करना है। और मैंने इसका पैटर्न पहले भी बताया था कि हर आंसर में आपको हिस्ट्री से, प्री से रिलेटेड कंटेंट डालना है, उसका प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है और उसमें आप क्या सजेशन और कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें 2 मार्क्स में तो नहीं कर सकते, पर 5 और 10 मार्क्स में ये आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ऐसे के लिए भी लिमिटेड स्पेस ही रहता है, तो आप कटिंग बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आपने एक बार कट कर दिया तो आपके पास में फिर ऑप्शन नहीं है दूसरा आंसर लिखने का। ठीक है, तो उम्मीद है छाया जी आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ भीम निषाद जी पूछ रहे हैं कि प्री में कितना मार्क्स लाना होता है कि हमारा मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाए या फाइनल सिलेक्शन हो जाए मेंस में। तो देखिए अगर आप बीओ के लिए पूछ रहे हैं तो इसमें 40% तो आपका करेक्ट होना ही चाहिए, तभी आपका जो है कॉपी चेक करी जाएगी। 40% के नीचे जो है फेल मानते हैं और 40% के ऊपर ये नहीं है कि आपका 45 आ गया है तो आप सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। उसके बाद में मेरिट बनती है कि 40% जिन्होंने करा उन्हीं के ऊपर मेरिट बनेगी। और ये तो इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कट ऑफ की लो अगर है कट ऑफ तो आपका 50-55 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर कट ऑफ हाई है, अच्छा पेपर है, तो फिर आपका 75-80 जितना भी जा रहा हो, तो कट ऑफ का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए 40% तो पेपर आपका सही बिल्कुल फ्रेश सेलेक्ट होना चाहिए, तभी जो है आपका आप पास माने जाओगे उसमें। और पास का ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। पास का मतलब है कि आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और मेंस तो पूरा जो है कट ऑफ पर ही डिपेंड करता है। और जनरली ये देखा गया है कि बीओ में जो इस बार गया था
वो 60% मुझे लगता है कि जिनका सही हो गया था। इसमें एक मेन चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी पेपर छूटे ना, जो अटेम्प्ट पूरा करता है, क्योंकि ये जो पेपर होते हैं मेंस के, इस इतने लेंदी होते हैं कि ये छूट जाते हैं क्वेश्चन। तो जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा है, एक भी क्वेश्चन जिसने नहीं छोड़ा, तो वो अपने आप को मेरिट लिस्ट में सोच इमेजिन कर सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। बाकी तो सब कट ऑफ पे डिपेंड करता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, इनका नाम नहीं दिया है इन्होंने, इनका मुझे लगता है चैनल का नाम है चेंज योर सेल्फ विद धैर्या करके है इनका चैनल। तो ये पूछ रहे हैं कि जॉब टाइमिंग क्या होती है बीओ की। तो देखिए, बीओ किसी भी ऑफिसर ग्रेड में मुझे लगता है कि जो फील्ड वर्क है आपका, उसमें कोई भी फ़िक्स जॉब टाइमिंग नहीं होती है। वैसे तो ऑफिशियल जो जॉब टाइम होती है वो 10 to 5 होती है, पर मीटिंग्स हमेशा आफ्टर 5 ही होती हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते। और जो स्कूल टाइम है वो 8 to 2 होता है समर्स में, और 9 to 3 होता है विंटर्स में। अब क्योंकि आप एक निरीक्षण अधिकारी हैं, इसलिए आपको जो है जल्दी निकलना होगा। आपको अगर स्कूल चेक करने हैं तो आपको निश्चित ही 8 बजे फील्ड में आ जाना होगा। और किस हिसाब से फिर आप पूरा दिन अपना मैनेज करते हैं, क्योंकि उसके बाद ऑफिशियल भी बहुत वर्क होता है। आपको इंस्पेक्शन 40 कवर करने होते हैं पूरे महीने में। तो कैसे आप मैनेज करते हैं, पूरा आप पे डिपेंड है कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं। और बाकी कोई भी फ़िक्स इसमें टाइम शेड्यूल नहीं है, क्योंकि 5 के बाद ही सारी डीएम सर से जो मीटिंग होती है वो आफ्टर 5 ही होती है। और वीकली समीक्षाएं बैठक हुई होती हैं, वो सब भी आफ्टर 5 ही होती हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं। कोई फ़िक्स जॉब टाइम इसमें नहीं है। आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे 5 बजे के बाद वर्क नहीं करना। अगर आपकी मीटिंग है तो आपको अटेंड करनी है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी ऑफिसर ग्रेड में हैं तो फिर मैटर नहीं करता है, आपको आपका टारगेट मैटर करता है कि आप कैसे उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये ऑफिस वर्क तो है नहीं कि आपको इतने से इतने बैठना है, इसके बाद ऑफिस बंद हो जाना है। कभी कभी जब बहुत काम आता है तो उसके बाद भी बहुत काम करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। फिर ये मैं एक नेक्स्ट नाम ली हूँ राजा कुमार का। ये पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए कि ऑफ़लाइन होनी चाहिए। देखिए राजा कुमार जी, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, ये जो स्टडी का पैटर्न होता है, वे ऑफ स्टडी होता है ना, ये कभी भी दूसरे से कॉपी करके हम नहीं कर सकते। उनको क्या अच्छा लग रहा है, किसी को ऑनलाइन ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देना अच्छा लगता है। मैंने ऑनलाइन भी दी थी, ऑफ़लाइन भी ली थी। तो ऑनलाइन ऑफ़लाइन में आपको मार्केट में मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज़। तो अगर आपको वो ज़्यादा सूटेबल लगता है, किसी को आई साइट की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ऑफ़लाइन ज़्यादा बेटर रहता है। और किसी को जब टाइम का थोड़ा सा वो रहता है तो ऑनलाइन भी जैसे आपको सूट करे। इसमें कोई भी वो नहीं होता कि दूसरे को ऑफ़लाइन पसंद है तो आपको भी ऑफ़लाइन पसंद हो, या दूसरे को ऑनलाइन कर रहा हो तो आप भी ऑनलाइन करिए। ये हमेशा जो वे ऑफ स्टडी होता है, ये खुद से आपको किस चीज़ में आप कंफर्ट फील कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। किस चैनल से आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, किस बुक से आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। वही लक्ष्मीकांत पढ़ के बहुत लोगों का बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और वही लक्ष्मीकांत पढ़ के बहुत लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कुछ आपका वे ऑफ स्टडी पे डिपेंड करता है। कभी भी किसी को कॉपी करके आप सोचें कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, इसमें आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। आपको जो सूटेबल लगता हो, जो सूट करता हो, किसी को लिखने के बाद में समझ में आता है दिमाग में। जैसे मेरी आदत थी कि मैं जब एक बार चीज़ लिख लेती थी तो मेरे दिमाग में वो बैठ जाता था, उसके बाद मैं रिवाइज़ करती थी। बहुत लोग पहले पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, मैं पहले लिखती थी फिर मुझे उसको रिवीजन करने में तो वो मेरे लगता था कि लॉन्ग टाइम के लिए मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। तो ये पूरा जो वे ऑफ स्टडी होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या आपको सूट कर रहा
रहा है किस में आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। कोई सुबह उठ के पढ़ने में कंफर्ट फील करता है, कोई लेट नाइट में कंफर्ट फील करता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सुबह ही उठना चाहिए, पर मैं सुबह नहीं उठ पाती थी। मैं लेट नाइट मुझे पढ़ना अच्छा लगता था मैं लेट में नाइट में ज़्यादा फ्रेश हूँ, सुबह नींद आती रहती है, या कभी कभी आपको आलस आ जाता है स्किप। तो जैसा आपको सूटेबल लगे, इसलिए ये कोई भी एक फ़िक्स नहीं है कि आप जो दूसरा कर रहा है तो वही आप भी कॉपी करिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ में आपको कंफर्ट फील हो रहा हो वैसे आप तैयारी करिए। बट आपका मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि बहुत सारी बुक्स परचेज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप लिमिटेड बुक पढ़िए, जो बुक आपको लग रहा हो कि इसमें ये मुझे समझ में आ रही है, आप उसी का रिवीजन करिए। हार्डली बहुत कम फ़र्क होता है एक बुक और दूसरी बुक में, कंटेंट सब में। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट आप पढ़ रहे हैं तो दूसरी बुक में इंडियन नेशनल मूवमेंट दूसरा नहीं हो जाएगा, वही रहेगा। तो इसलिए बहुत सारी वैरायटी पढ़ने से अच्छा है आप कम पढ़िए, सेलेक्टेड। बहुत सारा आप कोर्स कभी नहीं कंप्लीट कर सकते कि आप सोचें कि आप पूरा सारे पेपर सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। आप सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़िए जिसमें जो आपको अच्छे लगते हों। और कुछ मैं आपको टिप्स देती हूँ कि जैसे आप पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी और उसका सिलेबस भी छोटा है, हर जगह काम आता है। पॉलिटी को आप बिल्कुल एकदम कि कहीं से कुछ भी ना छूटे पॉलिटी में। हिस्ट्री आप ऐसा नहीं कर सकते, हिस्ट्री का बहुत ब्रॉड सिलेबस है। आप पॉलिटी को इतने अच्छे से करिए कि चाहे आप उसका प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटी से बहुत कवर होते हैं, और अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ ली तो आपका प्री भी निकलेगा, आपका मेंस भी निकलेगा। और उसके बाद आप ज्योग्राफी पे थोड़ा कंसंट्रेट करिए, इंडियन ज्योग्राफी पे। तो क्या पढ़ना है, और ये बहुत मैटर करता है कि डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। विनर वही होता है जो आपने वो कोटेशन पढ़ी होगी कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कि वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ते हैं या लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप मेरा सजेशन समझना चाहें तो समझ सकते हैं। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 5 लोगों को लूँगी, और आप क्वेश्चंस पूछना जारी रखिए। अगर आपको ये पैटर्न वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट दीजिए। थैंक यू।